से मरने वाला हर शख्स आपकी वजह से मरेगा। जंग के 10वें दिन आज यूक्रेन के सुमी में सामने किए फाइट अलर्ट, लोगों से घरों में रहने का निर्देश जारी। इस्माइल बेरिज्का ओडेसा में भी हमले का अलर्ट। यूक्रेन का हॉस्टमल पर फिर से कब्जा, यूक्रेनी मीडिया की पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर। हॉस्टमल में 50 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक, एयरपोर्ट का रडार सिस्टम तबाह। हमले के बावजूद एयरपोर्ट पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार। मारियोपोल में यूक्रेन सेना को भारी नुकसान, रूसी सेना ने वीडियो जारी कर बर्बाद हुए एंटी टैंक सिस्टम को दिखाया। रूस ने यूक्रेन के सबसे अहम ब्रिज को उड़ाया, इरपिन से कीव को जोड़ने वाले पुल को तबाह किया। प्रिडनेस्ट्रोवी पुल को भी तहस नहस किया। यूक्रेन के इरपिन में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, रूस ने हाई राइज बिल्डिंग्स पर दागी मिसाइलें, कैमरे में कैद हुआ तबाही का वीडियो। खार्किव के जरेनवा में रूसी हमले के बाद का वीडियो आया सामने, जबरदस्त धमाके के बाद बिल्डिंग में लगी आग, धू-धू कर जलती दिखी इमारत। यूक्रेन में रूस ने कीव के बोजेंस्की में किया एक और धमाका, धमाके से चारों ओर छाया काला गुबार, चारों ओर मची तबाही। यूक्रेन की राजधानी कीव में देर रात हुई भारी बमबारी से गूंजा पूरा इलाका। रूस की सेना की जारी है गोलीबारी और बमबारी। रूसी मिसाइलों का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला जारी। कीव की एक सोसाइटी में रूसी जेट ने बम बरसाया, ब्लास्ट से पूरा इलाका तबाह हो गया है। रूसी सेना का यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। हमले के बाद ओशाकोवो में यूक्रेन का मिलिट्री डिपो तबाह। यूक्रेन ने रूस के सुखोई 25 को मार गिराने का दावा किया। Su-25 के मलबे का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो, मखारीव के पास मिला मलबा। 10 दिन से जारी युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम शहरों पर जबरदस्त अटैक, यूक्रेन के स्नाइपर्स ने रूस के टैंक को उड़ाया, वीडियो आया सामने। रूस की यूक्रेन पर एक और बड़े हमले की तैयारी है। कुलबाकिनो एयरबेस को निशाना बना सकता है रशिया। यूक्रेन का सबसे बड़ा एयरबेस है कुलबाकिनो। यूक्रेन की ताकत पर अमेरिका का बड़ा दावा, यूक्रेन के पास बड़ी संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन के पास रूस से ज्यादा। रशियन इंटेलिजेंस का अमेरिका नाटो पर बड़ा आरोप, कहा नाटो यूक्रेन में आतंकियों को भेज रहा है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर तैयार किए जा रहे हैं आतंकी। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी अटैक को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा परमाणु संयंत्रों को न बनाया जाए युद्ध का हिस्सा। यूक्रेन का ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे के बाद हाई अलर्ट, फ्रांस में लगभग 440 परमाणु सेंसर एक्टिव। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुई रूसी बमबारी से यूक्रेन में मचा हड़कंप। TV9 भारतवर्ष को यूक्रेन के टॉप सोर्सेज ने दी जानकारी, कहा हादसे की आशंका बरकरार। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके के बावजूद ज़पोरिज़िया में घुसे रूसी टैंक, हमले की फिराक में टैंक और आर्टिलरी का काफिला घुसते दिखा। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के हालात पर व्हाइट हाउस का बयान, खबरों पर नजर बनी हुई है। रूस ने प्लांट पर हमला किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी अलर्ट पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस को लेकर बड़ा हमला, कहा यूक्रेन पर कब्जा जमाने और यूरोप को बर्बाद करने के लिए परमाणु संयंत्रों को तबाह करना चाहता है रूस। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिकी प्रयास और एकजुटता से दुनिया भर ने छोड़ा रूस का साथ। रूसी हमले की वजह से 12 लाख लोग हुए विस्थापित। Ебать, все. जी हाँ, ऐसी वॉर कवरेज भला और कहां। ऐसा पैनल
भला और कहां। लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर नॉनस्टॉप वॉर कवरेज जारी है। एक तरफ वॉर जोन में टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम डटी हुई है, न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि यूक्रेन के आसपास के उन कंट्रीज में भी जहां के रास्ते भारतीयों की वतन वापसी सुनिश्चित कराई जा रही है। और यहां पर एक बड़े पैनल के साथ हम अंजलि मौजूद हैं। बिल्कुल, बड़े पैनल के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज युद्ध का है 10वां दिन। 10 दिनों से यूक्रेन में तबाही मची हुई है और हर शहर यूक्रेन का तबाह हो चुका है। आज क्या डेवलपमेंट है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये जो पैनलिस्ट हैं वो आपको समझाएंगे इस वक्त की ताजा स्थिति। रवि। बिल्कुल अंजलि, और देखिए सवाल बहुत सारे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के जहन में। यूक्रेन का क्या होगा, ज़ेलेंस्की का क्या होगा, ये युद्ध कब रुकेगा, क्या परमाणु युद्ध होगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अमेरिका की क्या रणनीति होगी, नेटो क्या करेगा और भारत के लिए सारे संकेत क्या कहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम विपिन चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, और इस युद्ध पर हम सबकी निगाहें बनी हुई हैं और दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर है कि आखिरकार यूक्रेन किस तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से नेटो ने उससे हाथ खींच लिया है तो क्या अब यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और रशिया यूक्रेन को तबाह कर देगा। लेकिन बिल्कुल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, सबसे पहले वो अपडेट कर दें दर्शकों को। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के कंट्रोल रूम का वीडियो सामने आया। कंट्रोल रूम के अंदर से फायरिंग रोकने की अपील की गई है। अपील में कहा गया है आप दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। तो देखिए इस प्लांट को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता है। जैसी खबरें आ रही हैं उससे चिंताएं बढ़ी हैं। सुनिए जरा इस वीडियो में क्या कहा गया। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस वक्त का, बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो कंट्रोल रूम है उसकी ये तस्वीरें हैं। और यहां से ये अपील की जा रही है कि आप दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं, यानी रशिया की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है उससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। कर्नल अनुराग, कैसे देखते हैं आप और इस वक्त ये कितना बड़ा खतरा है? अगर खतरे का देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बट ये रिपोर्ट भी हमें तहकीकात करनी पड़ेगी कि ये वीडियो सही है कि नहीं। बिकॉज अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की सेफ्टी की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर 6 लेयर सिक्योरिटी के अंदर बनाया जाता है और उसके अंदर एक इनबिल्ट क्षमता है कि अगर छोटा मोटा आर्टी बम उनके ऊपर गिरता है तो वो सिर्फ प्रूफ है, वो बिल्कुल सेफ है। नहीं, कल अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर का जो बयान सामने आया सर, उसमें भी चिंता का इजहार किया गया है। उन्होंने खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा खतरा कितना बड़ा है हम इसका अंदाजा सीधे तौर पर नहीं लगा सकते, यानी वो मान रहे हैं कि खतरा तो है। देखिए सैद्धांतिक रूप से खतरा है, लेकिन क्या आक्रमण हुआ उस केंद्र पर हुआ है? ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से इस पर अटैक किया गया था और ये जो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर था, किसी रिएक्टर पर हमला नहीं हुआ है, ये ट्रेनिंग सेंटर था। और जो न्यूक्लियर फ्यूल की जो कल बातें आ रही थी रिएक्टर के हमले की, वो बिल्कुल ही मिथ्या है और जो ट्रेनिंग सेंटर पर है उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई इमिशन नहीं हुआ। सोई साहब जरा ये समझाइए, अभी जो आपने ये तस्वीरें देखी, कमांड भी आपने सुनी, कमांड क्या था, टेक्निकलिटीज उसकी समझेंगे आपसे, लेकिन रूस की तरफ से ये कहा गया है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर कोई खतरा नहीं है, हमारे कब्जे में है, ये सब कुछ कंट्रोल में है। इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा और इस खबर का विश्लेषण भी करें। नहीं, ऐसा कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए। 25% यूक्रेन को पावर सप्लाई होती है और उसको पकड़ना उसके बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कंट्रोल हासिल होता है उनको, बिजली के ऊपर कंट्रोल। और जिस प्रकार से मेरे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं उस चीज़ से सहमत हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग एरिया में हमला किया गया और रशिया नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर प्लांट पर किसी प्रकार से दुर्घटना हो। ये कमांड में जो आवाजें हम सुन रहे थे लेकिन सर सबसे बड़ा क्वेश्चन और आशंका यही है कि इस तरह के ओपन वॉर में कितना इंश्योर किया जा सकता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट डैमेज ना हो, ऐसी कोई दुर्घटना हो, कितना इंश्योर किया जा सकता है?
काफी हद तक इंश्योर किया जा सकता है, लेकिन मिस कैलकुलेशन, ह्यूमन एरर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो खतरा है, लेकिन काउंटर प्रिवेंशन, क्योंकि फादर ऑफ ऑल बम के प्रयोग की भी तस्वीरें सामने आ गई, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल। मदर ऑफ ऑल बम्स के बाद आई है वो, नहीं, रूस के अंदर इस वॉर में जी, इसी वॉर में मदर ऑफ ऑल बम्स की भी बात हुई थी, जिसके की प्रतिक्रिया में फादर ऑफ ऑल बम्स जो आप बोल रहे हैं वो आया। सर, पावर प्लांट के अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है कि गोलियां हमारे ऊपर ना दागो, तो इस पर तो कब्जा रशिया का है। यानी रशियन लोग जो यहां पर बैठे हैं वो यूक्रेन के फौजियों से ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फायरिंग ना करो। ये है क्या मतलब? एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो दिखाया गया है क्लिप, मुझे डाउट है कि इस पर ये क्लिप ताजा है, ये क्लिप जो है पुरानी है, क्योंकि अभी पूर्णतः कंट्रोल है रशियन फोर्सेस का। तो मतलब न्यूक्लियर प्लांट पर पूर्णतः कंट्रोल है रशियन फोर्सेस का। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद अगर न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से पर रशिया हमला कर सकता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में उसको कितना वक्त लगेगा? क्या रशिया जानबूझकर सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए ये सब कुछ कर रहा है? देखिए, रशिया को इतना बेवकूफ मत समझिए कि न्यूक्लियर प्लांट को ब्लास्ट करने से जो उसके असर होंगे, आप क्या समझते हैं रशिया भी बचा रहेगा उस रेडिएशन से, उन एस्पेक्ट से? ये बचकाना बातें हैं। और मैं एक चीज और बताऊं, जो बार बार आप कह रहे हैं खतरा है खतरा है, मेरा सवाल ये है, दुनिया में एटम बम किसने बनाया था? क्या एटम बम बनाना खतरा नहीं था? रोज और दागना हिरोशिमा नागासाकी पे। सर, बनाना एक बात है, दागना एक बात है। सुनिए, हाँ, रोज अब जो ये पिछले सालों से। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर वर्ल्ड सर वॉर जोन से सायरन बज चुका है। एक बड़ी खबर हमें लेना होगा। हाई अलर्ट पर फ्रांसीसी परमाणु निगरानी केंद्र है। ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे के बाद अलर्ट किया गया है। फ्रांस में लगभग 440 परमाणु सेंसर एक्टिव है। यूक्रेन की सीमा से लगे देशों तक फ्रांसीसी परमाणु सेंसर नेटवर्क है और आपातकालीन विद्युत जनरेटर से हफ्ते भर बिजली आपूर्ति संभव है। देखिए, इसमें ज़ेपोरिज़िया में 6 रिएक्टर हैं। हर रिएक्टर की कैपेबिलिटी 950 मेगावाट है, गुणा 6 3,500 से ज्यादा आ जाते हैं टोटल। 40 लाख घरों को ये पूरा एनर्जी सप्लाई करते हैं। और अगर रशिया को ब्लेम करते हुए कोई और उस पर क्षति पहुंचा देता तो, इसलिए इन चीजों के ऊपर जो रणनीति हो रही है इसका आकलन करना। लेकिन तो आपको लगता है कि मौके का फायदा कोई उठा सकता है? आप ये कह रहे हैं इतना सेंसिटिव मैटर है। बिल्कुल उठाया जा सकता है फायदा, बिल्कुल उठाया जा सकता है। अमेरिका पूरा, तो मैं कह रहा हूं आपसे, यूक्रेन को बलि बना के अमेरिकन मल्टीनेशनल पूरा फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर अस्त्रों की इंडस्ट्री किसकी है, आर्मामेंट किसका है? जब ये अमेरिकन मल्टीनेशनल्स आर्म बना करके सारी दुनिया को बेचते हैं तब दुनिया को खतरा नहीं होता। जब लड़वाते हैं दुनिया को, पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवादी देश किसने बनाया? आज पाकिस्तान की हालत किसने बनाई? सर, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम जरा रुख करेंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं, हम सब लोग आगे आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो निश्चित तौर पर यह पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब होगा। भारत ने भी यूएन में अपनी चिंता का इजहार इस खबर के सामने आने के बाद किया है। यानी इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी ये कह रही है कि ये चिंताजनक खबर है, चिंतित नजर आ रही है। रेडिएशन होगा या नहीं होगा, खतरा कितना बड़ा है, इसको लेकर आकलन लगाए जा रहे हैं। IAEA भी लेकिन खतरे से इनकार नहीं कर रहा है। ऐसे में ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात आ रही है यहां पर कि रशिया तो जिम्मेदारी भरा बर्ताव कर रहा है। तो संजय सोय साहब, क्या अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस पावर प्लांट पर कब्जा किया है रशिया ने? बिल्कुल ऐसा है, दोनों चीजें। एक तो रशिया के पूरा मैप हम दिखा रहे हैं, पूरा रशिया के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्योंकि इतना सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, खतरे का इलाका है, तो वॉर जो है कई बार एस्केलेट हो जाती है बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से बाहर हो सकती है, केवल लोकल कारण से या कुछ भी कारण हो सकते हैं उसके। तो वो एक जो बड़ा खतरा है वो जरूर है इसमें कि अगर जो लोकल कमांडर वहाँ लड़ाई हो रही है, कुछ जंग चल रही है आपस में, यूक्रेन और रशिया की सेना की कंट्रोल के लिए फायरिंग हो रही है, मिसाइल फायर हो रहे हैं, उस समय में कोई मिस कैलकुलेशन अगर हो जाए तो वाकई में ये बात बहुत अच्छी आपने कही कि वॉर शुरू तो कर सकते हैं लेकिन खत्म करना इतना आसान नहीं होता। सेनाएं लड़े तो हार जीत हो सकती है, लेकिन सेना वर्सेस पीपल्स अगर वॉर हो जाए तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए, मेरा एक सवाल है
इराक के बारे में जब अमेरिका ने ये कहा था कि इस पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और जब इराक के ऊपर इन्होंने अपनी मिसाइल दागी थी, तो क्या इनको ये मालूम था कि तो सद्दाम और ज़ेलेंस्की एक मिनट सुनिए यार, सर मैं तुलना पे बात कर रहा हूं। तुलना भाई मेरा इवेंट सुनिए। जब इन्होंने मिसाइलें दागी थी तो इनको क्या मालूम था कि यहाँ पे न्यूक्लियर बन रहा है और यहाँ पे बायो वेपन बन रहा है? तो मुझे ये नहीं समझ में आता सर कि तालिबान की और सद्दाम की तुलना ज़ेलेंस्की से आप कर रहे हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबर थे, वो डिक्टेटर थे, वो टेररिस्ट थे। आप कौन कह रहा है? देखिए, ये तुलना वाजिब है। जो अमेरिका ने इराक में किया और अमेरिका ने अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के टाइम केव्स में ढूंढने के लिए थर्मोबैरिक इसकी चर्चा तो हम बार-बार कर ही रहे हैं और अब वो सब चीज भूली जा रही है। एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो पहले बता दें, फिर आपके पास अमेरिका के यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचा TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पहुंची है और बारूदी बवंडर के बाद खार्किव पहुंचने वाला पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष। आग उगलती मिसाइलों के शहर में TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। खार्किव वो इलाका है, दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, जहां ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और वहां पहुंची है इन हमलों के बीच TV9 की टीम। खार्किव में अब भी जारी है रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण लड़ाई, जगह जगह बिखरे हैं जबरदस्त तबाही के निशान। सर, मैं इस समय यूक्रेन के ऐसे शहर में हूं जहां सबसे अधिक तबाही मची हुई है। देखिए पीछे लिखा हुआ खार्किव वोक्जाल, खार्किव का ये रेलवे स्टेशन है और ये शहर सबसे अधिक मिसाइलों की मार झेल रहा है। जो ग्रेड मिसाइलें हैं, आर्टिलरी शेल हैं, उसने इस शहर को एकदम बंजर बना दिया है। अलग अलग इलाकों में यहाँ पर मिसाइलें गिरी हुई हैं। यहाँ जो रिहायशी इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर जो फ्रीडम स्क्वायर, यहाँ का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जहाँ है, वहाँ पर मिसाइल आकर के गिरी हुई है। एयर अटैक हुए, आर्टिलरी शेल यहाँ पर लगातार गिर रही है। कल रात में ही यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है इसी जगह जहाँ से इस वक्त मैं ये पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, उनके पैरा ट्रूपर्स यहाँ उतरे हैं, कुछ जगहों पर खार्किव में वो आ भी चुके हैं। खार्किव बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि डोनेत्स्क और लुगांस्क से सटा हुआ है और बेलगोरेड जो बॉर्डर है रूस का, यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे अधिक यहाँ पर अटैक होने के चलते यहाँ पर रेड अलर्ट जैसे हालात हैं। बमुश्किल ऐसा होता है कि कोई ऐसा वक्त बीतता है जब यहाँ पर एयर अलर्ट का सायरन ना बजता हो। और ये वो जगह हैं जहाँ से मीडिया भी जा चुका है। यहाँ पहुँचना अपने आप में किसी बहुत बड़ी चुनौती को मोल लेने से कम नहीं है। और ये वही खार्किव है, इसमें ज़बरदस्त बर्फ़ जमी हुई है, चारों तरफ बर्फ़ का सैलाब है, लेकिन इसी बर्फ़ के बीच में यहाँ पर मिसाइल की आग निकलती है और ये आग इस पूरे शहर को खामोश कर देती है। बिल्कुल, और इस वक्त हम आपको सीधे वॉर जोन लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय खार्किव से, डायरेक्ट वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय और हमारे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा। अभिषेक, सबसे पहले तो आपके हौसले को, आपकी जांबाजी को पूरी TV9 भारतवर्ष की टीम सलाम करती है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए वॉर जोन में आप डटे हुए हैं। बताएं, खार्किव में क्या आप देख रहे हैं आप अपनी आंखों से? देखिए, ये खार्किव का वोक्जाल है, रेलवे स्टेशन है खार्किव का। खार्किव वो शहर है जहां पर सबसे अधिक तबाही हुई है। हम यहाँ पहुंचे हैं रात में, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि एक तो कर्फ्यू था, दूसरी बात है रात में भी यहाँ धमाके हो रहे थे, बाहर निकलना सेफ नहीं था। रात इसी स्टेशन में हमने काटी, अब हम बाहर निकले हैं और अभी यहाँ पर इस समय थोड़ी हमको चहल पहल दिख रही है, लेकिन यहाँ पर लगातार अटैक हो रहे हैं। यहाँ का जो फ्रीडम स्क्वायर है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन करते थे, 2014 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय वो बड़ा सिंबल था, वो तबाह कर दिया गया। उसके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अटैक हुआ है, यहाँ का नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर है उस पर अटैक हुआ है, यहाँ की टैंक फैक्ट्रियों पर अटैक हुआ है, यहाँ की अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, यहाँ गेस्ट से एक सवाल आ रहा है, जगह तबाही के निशान है। गेस्ट से एक सवाल आ रहा है कि यूक्रेन में जो रेलवे स्टेशन हैं, जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, वो क्या चल रहा है या उन पर भी अटैक हुआ है? ऐसी कोई रिपोर्ट्स है? क्योंकि आप जिस जगह पे हैं, मौजूद है, वहां खार्किव का रेलवे स्टेशन ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ऑपरेशनल है।
देखिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं क्योंकि ट्रेनों के जरिए लोग जा रहे हैं। अभी आपको जो भीड़ दिख रही है खार्किव छोड़ने वालों की भीड़ है। देखिए खार्किव छोड़ के जा रहे हैं लोग। ट्रेनें इसीलिए चलाई गई हैं और ट्रेनें जो चल रही हैं वो यहाँ से लेकर के कीव के लिए भी चल रही हैं ट्रेनें। मैक्सिमम ट्रेनें चल रही हैं पश्चिमी यूक्रेन के लिए, लवीव के लिए चल रही हैं या फिर रोमानिया के बाद उजरोड के लिए चल रही हैं। लोग यहाँ से छोड़ करके शहर जा रहे हैं तो ट्रेनें अभी नहीं रोकी गई हैं। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि ट्रेनें जो है आने वाली ट्रेनें कम है, जाने वाले लोग ज्यादा है। यहाँ पर आने वाले, मैं जब आया तो ट्रेन मेरी खाली थी, सिर्फ एक दो इक्का दुक्का यात्री थे, बाकी ट्रेन का स्टाफ था। लेकिन जाने वालों की आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जो खार्किव छोड़ करके निकल रहे हैं। के ग्राउंड जीरो का भी हाल आपने दिखाया और अब आप खार्किव में मौजूद हैं। जरा ये भी समझाइए कि खार्किव में क्या हालात है? रूसी सैनिक क्या शहर में घुसने की फिराक में है? यहाँ पर कब्जे की क्या स्टोरी है? देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक ऑलरेडी वो इस शहर के अंदर आ चुके हैं। बाकायदा विजुअल भी उनके आए हैं। पैरा ट्रूपर्स यहाँ उतरे हैं रशियन। और देखिए यहाँ चूंकि ये शहर 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ डोनेट्स्क है, एक तरफ लुगान्स्क है, वहां भी रशियन फौज आगे की ओर बढ़ी है। जो बेलगोरेड का बॉर्डर है यहाँ 40 किलोमीटर दूर है, वहां से भी वो अटैक कर रहे हैं। तो और पैरा ट्रूपर्स उन्होंने अपने उतार ही दिए हैं और सबसे अधिक यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि खार्किव सबसे बड़ा सेंटर है जिस पर सबसे पहले वो कब्जा करने की फिराक में है। साउथ में उन्होंने खेरसोन पे कब्जा किया हुआ है और इस इलाके में शुरुआत खार्किव ही आप जहां खड़े हैं खार्किव में, जो वहां की राजधानी कीव के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला शहर खार्किव है। ये अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर लोग बहुत कंफर्टेबल मुझे दिख रहे हैं, किसी तरह का डर नहीं दिख रहा है। क्या खार्किव निशाने पर होने के बावजूद अभी वहां पर लोग रिलैक्स्ड हैं या रशियन फोर्सेस वहां अभी अटैक करने के मूड में नहीं है? माहौल क्या नजर आ रहा है? लोगों से अगर बात हुई हो आपकी तो देखिए खार्किव सबसे अधिक डैमेज हुआ शहर है, कीव नहीं। कीव के अंदर अभी कोई ऐसा विशेष अटैक नहीं हुआ है। जो अटैक हो रहे हैं वो कीव के बाहर हो रहे हैं, लेकिन खार्किव के अंदर अटैक हुए हैं सबसे। और बाकायदा खार्किव के डैमेज होने की तस्वीरें सरेआम हैं, हर जगह छाई हुई हैं। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से जाते हुए लोग दिख रहे हैं जो खार्किव छोड़ करके जा रहे हैं। खार्किव में जबरदस्त पैनिक है इस समय। और एक अहम बात यह है क्योंकि रशियन फौज ऑलरेडी एंट्री ले चुकी है और 3 तरफ से घिरा हुआ शहर है, इसलिए लोगों के जहन में जो डर है और खौफ है और भी ज्यादा है। जी ठीक है अभिषेक से एक बहुत छोटा सा सवाल संजय स्वाय साहब पूछना चाह रहे हैं बहुत देर से। अभिषेक मैं आपका साथी ले में ये एक चीज और सवाल पूछना चाहता, जिस प्रकार के टारगेट वहां पर लिए जा रहे हैं, क्या वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या सिविल घरों को भी काफी बड़ी मात्रा में टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सर, देखिए दोनों ही चीजें हो रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ के जो टैंक फैक्ट्रियां वो तो टारगेट की गई हैं, लेकिन यहाँ जगह जगह रिहायशी इमारतें भी टारगेट की गई हैं क्योंकि खार्किव में जो मिसाइलों का अटैक हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी रिहायशी इमारतें हैं जो कि तबाह हुई हैं। और ये जो स्टेशन है इसके मेट्रो में हमने देखा। चलिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए इस जबरदस्त बर्फबारी में, ऐसे वक्त में जब खार्किव पर भी हमले हो रहे हैं और बहुत खतरा है, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। हम सब आपकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित हैं। शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और अब देखिए एक बार फिर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। ज़ैपोरिजिया की ये तस्वीरें हैं, ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की। उस वक्त बाकायदा कंट्रोल रूम से यह कहा जा रहा था कि आप पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं, प्लांट क्षतिग्रस्त हो सकता है इस गोलीबारी में। सुनिए। और इस
इस वक्त देखिए, ये हमने आपको दिखाया कि जब अटैक हुआ, गोलीबारी हो रही थी, तो उस वक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो कंट्रोल रूम है वहां से क्या अनाउंसमेंट हो रहा था। लेकिन अब हम आपको मैप के जरिए, नक्शे के जरिए यूक्रेन के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां-कहां बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं यूक्रेन के अंदर, जिन पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिस खतरे को लेकर आगाह करती हुई दुनिया को नजर आ रही है, जिस खतरे को लेकर आगाह लगातार ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं, और ज़ेलेंस्की तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सर कि पूरा यूरोप इस वक्त खतरे में। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर कोई हमला होता है तो खतरा पूरे यूरोप पर होगा, सिर्फ यूक्रेन पर नहीं। ये खतरा कितना वाजिब है? देखिए, बहुत तथ्य रूप में कहा जाए तो बिल्कुल सही है। चेरनोबिल में जो दिक्कत हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ था, हाँ। तो उससे 10 गुना अधिक इमिशन की संभावना है इस प्लांट में से। दूसरी बात, जो इसका एक सामरिक कारण है इस कब्जा करने का रशियन का, कि कभी भी अगर कोई मास रेड प्लान करते हैं, अगर हवाई हमला किया जाता है बहुत बड़े एरिया इलाके पर, तो अगर वहां की कमांड कंट्रोल सेंटर की पावर में बिजली अगर बुझा दी जाए, बंद कर दी जाए, तो निश्चित रूप से वो पैरालाइज हो जाएंगे और जो कंट्रोल है वो उनके बाहर हो जाएगा और रशियन एयरफोर्स के लिए बहुत अनुराग जी, आप भी जरा अगर इस मैप को समझा पाएं कि आखिर क्यों खतरा इतना बड़ा है और पूरे यूरोप को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि रशिया भी इस रेडिएशन से बचेगा नहीं, ये भी एक एंगल है जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो ये एक पावर प्लांट है, ये कोई मिलिट्री ग्रेड प्लांट नहीं है, और इसके अंदर रेडिएशंस को पूरी तरह से कंट्रोल रखा गया और इस बात को सोचा गया था किसी जमाने में कि अगर रेडिएशन हो जाती है तो काउंटर इफेक्ट कैसे होंगे। तो इसमें ज़्यादा खतरा नहीं दिखा जा सकता, ये केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि यूरोपियन नेशंस को इन्वॉल्व करने की और एक खतरा बताने की, ताकि ज़ेलेंस्की थोड़ी सी मदद की उम्मीद जो कर रहे हैं वो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से थोड़ी सी मदद मिल जाए, बट ऐसा कोई खतरा। विपिन, ये बड़ा टॉकिंग पॉइंट दिया है सर ने कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी है, और इसके अलावा अगर ये खतरा इतना बड़ा है तो वर्ल्ड पावर अमेरिका का रुख क्या है? क्या अमेरिका इस खतरे को नहीं समझ रहा है? और अगर खतरा इतना बड़ा है तो अमेरिका क्या कर रहा है? सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये जो खतरा बताया जा रहा है, इस खतरे से अगर ये लोग समझे कि अमेरिका या नाटो एक्ट कर जाएगा उसके फेवर में यूक्रेन के, मेरे को लगता है इसका उल्टा असर होगा कि यूरोप की जो पब्लिक है, जब उसे पता लगेगा रेडिएशन का खतरा है, तो वो तो और वॉर में नहीं जाएगी और सपोर्ट करने के लिए नहीं जाएगी। कौन कंट्री के लोग अपने को मरवाना चाहेगा, कौन सी लीडरशिप रेडिएशन से और उसके थ्रू लेकर के? क्योंकि अगर ये कदम उठा तो फिर रशिया भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि, और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि ये भी जो आ रहा है कि रशिया टारगेट कर रहा है, एक रेलवे स्टेशन को उन्होंने मिसाइल से अटैक नहीं किया, एक बस स्टैंड को उन्होंने अटैक नहीं किया, एक ट्रेनें जो लोगों को लेके जा रही है उन्होंने अटैक नहीं किया। यही ये साबित करता है। सर, तो वो परसेप्शन वॉर है। क्या ये परसेप्शन वॉर है? क्यों उन जिन जगहों का ये नाम ले रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बड़े संस्थान, उनको हिट क्यों नहीं कर रहा है तब जब पूरी तरह से युद्ध में उतर चुका है रशिया यूक्रेन के खिलाफ? यूरोप को खतरे की बात आपने करी, एक सेंटेंस में बता दूं, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस नेटो इंटरेस्ट। कोई भी देश अपने देश हित को सर्वोपरि मानेगा, ना कि नेटो इंटरेस्ट का, और इसलिए यहां पर वो अब और भी हमला नहीं करेंगे। एक मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि सायरन बज चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मारियोपोल को रूसी सेना ने घेर लिया है। मारियोपोल शहर में अफरा तफरी का माहौल है और मारियोपोल के शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की खबर भी आई है। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं कि मारियोपोल शहर को घेरने के बाद शॉपिंग सेंटर में लूटपाट जैसी स्थिति बन गई है और उसकी तस्वीरें और लोग शॉपिंग सेंटर में लूटपाट करते हुए, वापस जाते हुए, बाहर आते हुए देखे जा सकते हैं। और ये वीडियो मारियोपोल शहर का है जिसे घेर लिया गया। रवि, मेरा सवाल था कि अब ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है, वॉर की भी बात कही जा रही है, 10 तरह की चीजें। जो लीस्ट ऑप्शन है अब यूक्रेन के पास, उसकी लीडरशिप के पास, वो क्या है? सिंपल ऑप्शन है कि वो स्विट्जरलैंड जैसे देश का नमूना अब भी फॉलो कर सकता है। ये ऐलान कर दे। क्या मैसेज भेजे पुतिन को? क्या मैसेज भेजे पुतिन को ही नहीं, दुनिया को? क्या? हम न्यूट्रल रहेंगे, फुल स्टॉप। नेटो को कल उन्होंने अच्छी गाली दी है। बातचीत हो तब तो, बातचीत की जरूरत नहीं है। यदि ज़ेलेंस्की साहब इंटरनेशनल फोरम पे ये कह दें, अपने टीवी पे कह के ब्रॉडकास्ट कर दें,
हम स्विट्जरलैंड के जैसे न्यूट्रल रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन शर्तें हैं ना, लेकिन उसमें शर्तें हैं कि डोनबास तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट, अगर वो टोटल, वो वापस मिलेगा? देखिए, अगर वो टोटल न्यूट्रल हो जाते हैं तो 90% समस्या हल, और ये जाएगी अमेरिका के अगेंस्ट, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। एक सवाल है मेरा, अभी जो स्थिति है जिसमें ज़ेलेंस्की रुकेंगे नहीं, पुतिन रुकेंगे नहीं, ये सिचुएशन बनी हुई है। अगर अमेरिका चाहता है, क्योंकि डर तो अमेरिका और नाटो भी रहे रशिया से, इसलिए ना मिलिट्री की मदद दी जा रही है और ना ही वो नो फ्लाई जोन वाली जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक हुई है। क्या आपको नहीं लगता, जिसकी संभावना बहुत कम है, हालांकि अगर अमेरिका ये अनाउंस कर देता है कि यूक्रेन को हम नाटो में नहीं शामिल करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी और बेहतर स्थिति हो जाएगी युद्ध को रोकने की? बिल्कुल सही बात है। ये रशिया की 1-2 डिमांड रही कि ये नाटो में ना जाए, मुख्य रूप से यही। मैं अपना घिरूना इन पावर से, और मैं तो ये पूछता हूं कि नाटो को इनको नाटो की जरूरत क्या थी यूएसएसआर के गिरने के बाद? क्यों ये नाटो की कंट्रीज बढ़ाते चले गए? क्यों घेरा इन्होंने रूस को? तो पुतिन को अगर किसी ने पॉसिबल होता दिखता तो है नहीं, वो पॉसिबल होता ये दिखता तो है नहीं कि ऐसा अमेरिका अनाउंसमेंट कोई करेगा। नहीं, अमेरिका नहीं, जेलेंस्की ने कर, देखिए कुछ जंग खत्म करने की जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे दे दर्शकों को। प्रकार से अभी गाली दिया उन्होंने नेटो कि पुतिन के साथ इस वक्त कौन कौन खड़ा है, वो देश इस मैप के जरिए भी देखिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं। देखिए, आप ऊपर से शुरू करें, तजाकिस्तान नजर आ रहा है, वहां पर किर्गिस्तान नजर आ रहा है, आर्मीनिया, ईरान है, बेलारूस तो पहले ही साथ में युद्ध के मैदान में भी है, और चीन भी सपोर्ट कर रहा है, भले ही उसने वोटिंग से अब्सटेन किया हो, लेकिन वो सपोर्ट में नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है। इसमें ज्यादातर वही देश हैं जिनसे उम्मीद यही थी कि वो रूस के साथ खड़े होंगे। सर देखिए, 4 देशों ने उनको सपोर्ट किया, रशिया को, सर्बिया, बेलारूस, सर्बिया, एरिट्रिया और इधर नॉर्थ कोरिया। बाकी 35 देशों ने, जिसमें साउथ एशिया के कई देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान और ऊपर चाइना भी शामिल, सबने एब्सटेन किया है। एब्सटेन करने के कारण अलग अलग हैं, अपनी अपनी देश हित और अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय। आपने साउथ एशिया का जिक्र किया, मैं क्वेश्चन काफी देर से करना चाह रहा था। पाकिस्तान के साइलेंस को, पाकिस्तान की प्रेजेंस को कैसे देख रहे हैं आप? जब ये सब चल रहा था तो इमरान मॉस्को में थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो एब्सटेन कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हालत और पाकिस्तान, मॉस्को, इमरान खान नियाजी साहब मॉस्को क्यों गए, और उसको फोटो ऑपरेशन हुआ, अमेरिका को चढ़ाने के लिए हुआ, और उनकी सेंट्रल एशिया से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की चर्चा के लिए हुआ, जो वहां पर संधियां, अग्रीमेंट, समझौते साइन किए गए, उसके लिए नियाजी साहब को जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ कपिल कुमार सर जोड़ना चाह रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा 2 सवाल है। पहला, यूएनएससी बार बार वहां पर वोटिंग करवा रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे वहां से गायब है, यानी उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। जो देश गायब है, जो हिस्सा नहीं ले रहे, क्या उन्हें रूस के साथ माना जाए? और इसके बाद फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। और सर, पाकिस्तान वाला भी आप जोड़िएगा। पाकिस्तान वाला जवाब आपको दे दूं, मुझे तो लगता है इमरान खान वहां 2 कारणों से गए। एक तो गए होंगे पूछने के क्या तुम्हारे झगड़े का फायदा उठा के मैं कश्मीर ले लूं, जो उनकी हमेशा डिमांड रहती है। उनकी हैसियत है इतनी बड़ी, सुनिए ना भाई, उनकी हैसियत तो क्या है, वो तो जिहादी मेंटेलिटी है ना। और दूसरा के पूछने गए होंगे कि गधे खरीदोगे मेरे से। ठीक है सर, इस जवाब को और विस्तार से समझेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, एक अपडेट मिल रही है, वो बता देते हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी आर्मी के वाहन देखने को मिले। मेलिटोपोल में बड़ी संख्या में रूसी सेना के वाहन दिखे, तो रूसी सैनिकों की जो गाड़ियां, जो वाहन है, वो लगातार मेलिटोपोल शहर में नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिटी के अंदर की तस्वीरें है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है क्या मेलिटोपोल सिटी के अंदर तक दाखिल हो चुकी है रशियन आर्मी। बिल्कुल, और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यूक्रेन में अमेरिकी चैनल की टीम पर हो गया है हमला। कीव के पास स्काई न्यूज की टीम पर हमला हुआ है। सामने आया स्काई न्यूज की टीम पर हमले का भयावह वीडियो। हमलावरों से गुहार लगाते रहे स्काई न्यूज के पत्रकार, किस तरह, आप देखिए। Death squads who are attacking civilians in their cars as they flee. They do exist, as we found out. Oh, that's a bullet. That was a bullet. Sorry? No, it wasn't a bullet. It wasn't. Something blew up under us. Something went bang. Okay. Oh, there's a big hole. Okay. Oh. Whoa! Whoa!
और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में भयावह हैं और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस वक्त मैदाने जंग से रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल हो चुका है। पांडे जी ये देखिए, क्योंकि ऐसा माहौल हो चुका है, ऐसा वक्त आ चुका है कि ये तक नहीं देखा जा रहा है कि कार में कौन सवार है, वो जर्नलिस्ट हैं, सिपाही हैं या आम नागरिक हैं। गोलियां ताबड़तोड़ तरीके से चलाई जा रही। देखिए, रशिया जो है वो ग्रसित है जो झूठी खबरों से, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है और फेक न्यूज इतनी तेजी से आ रही हैं कि उससे वहां के लोगों का मनोबल प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। उसके मद्देनजर ही जो नया कानून आया है, 15 वर्ष की सजा की बात अभी हम सब से करते रहे हैं, और जहां पर जो स्काई न्यूज है वो नाटो समर्थित है और नेचुरली वो जो नहीं सर, लेकिन मेरा इसमें सवाल था कि रूस के पास ये विकल्प है कि वो अपनी बातों को मीडिया में रख सकते हैं। भाई अगर ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल मीडिया को बुला सकते हैं तो पुतिन भी बुला सकते हैं। किसने रोका? किसने रोका का सवाल ही नहीं है। पुतिन साहब ने जो मीडिया को और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को कहना था वो 2007 में उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नहीं सर, मैं अभी की बात कर रहा हूं। अभी अगर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सर सुनिए तो चैनल ब्लॉक किया जा रहा है तो वो ऑप्शन उनके पास है। अगर आप 15 सेकंड बिना टोके देंगे तभी जवाब दे सकते हैं। सर 15 सेकंड लीजिए। 40 से 20 से 15 पे आ गया हूं, इससे कम पे जवाब नहीं। सर वॉर चल रही है, चलिए जल्दी खत्म। उनके जवाब में कोई तब्दीली नहीं है। 15 साल, 3 महीने, 1 महीने, 4 दिन और आज वो जो कह रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी है कि हमारे को ये चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। और मेरे दृष्टिकोण से पुतिन साहब की रशिया की वो सिक्योरिटी की मांग वाजिब है। सिक्योरिटी की बात तो है, लेकिन इतनी पर्दादारी किस बात की है? रूस इतनी पर्दादारी क्यों कर रहा है? क्यों नहीं चाहता कि रूस के अंदर से खबरें बाहर निकलें? और सवाल तो ये है, सवाल यही है कि जो तस्वीरें दुनिया भर में फैल रही हैं, दिखाया जा रहा है, क्या सच सिर्फ उतना ही है? बिल्कुल, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे सर। रिफ्यूजी संकट बहुत बड़ा है यूक्रेन के पास और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए फिलहाल ये जो हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि यूक्रेन में रहने वाले लोग मजबूर है स्थिति है। दो ताकतवर मुल्कों के दो नेता जो झुकने को तैयार नहीं और इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अपना घर बार छोड़ना पड़ा, कितने लोगों ने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। बिल्कुल, ये आप देखिए कि किस प्रकार से एक इंसान जिंदगी में मेहनत करता है, घर बनाता है, संपत्ति इकट्ठी करता है, सपने देख रहा होता है आगे के कि मैं अगले 5 साल 6 साल ये करूंगा, 10 साल ये करूंगा, और वो एक पल में दुनिया की 2 बड़ी ताकतों की जंग में खत्म हो जाता है। जिंदगी बीत जाती है एक घर बनाने में और उन्हें फर्क नहीं पड़ती है बस्तियां जलाने से। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, लौटते हैं वापस। रूसी हमले के बाद 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। 12 लाख लोग यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं। 24 फरवरी के बाद यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी की है। एक बड़ा संकट, मानवीय संकट इस वक्त यूक्रेन के लोगों के सामने और खासकर उन देशों में भी जहां पर ये लोग जाकर शरण ले रहे हैं। सर नहीं तो आपका सवाल क्या है? मेरा यही सवाल है कि ये जो संकट है इससे कैसे डील करें? इस पर तो कोई चिंता ही नहीं व्यक्त कर रहा। इस वक्त तो सारी चिंता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए ये इस मानवीय त्रासदी का क्या? ये एक त्रासदी है और ये कठोर सत्य है कि इस युद्ध में अमेरिका को इस त्रासदी पे वक्तव्य देने और घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ $1 मिलियन वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, कोई आंसू भी ना बहाए, कोई आंसू भी ना बहाए। 12 लाख लोगों का घर बार, बसी बसाई गृहस्थी जो सालों से जमाई थी वो खत्म हो गई एक झटके में। कोई पूछने वाला है? इसके लिए दोषी कौन है? दोषी यूक्रेन है। अगर वो चाहता, एक अनाउंसमेंट उसको करना है कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, तो अभी युद्ध समाप्त। जो हमला कर रहा है वो दोषी नहीं है, जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो दोषी है। जब वॉर होता है तो कोई दोषी करार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वॉर के ये साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हम देख रहे हैं और इसका हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल समीर, और सवाल यही है जो पिछली बार मैं पूछना चाह रहा था कपिल कुमार सर से। सर तमाम तस्वीरें आ रही हैं, पूरी दुनिया इस वॉर की तस्वीरें देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं क्या सच बस उतना सा है या फिर एक बहुत बड़ा ऐसा सच है जो दुनिया के सामने नहीं आ पाया है? और वो सच क्या है, क्या आप बता सकते हैं? वो सच बड़ा सिंपल है कि आर्थिक स्वार्थों ने
पिंजड़े में जकड़ रखा है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को, और ये आर्थिक स्वार्थ अपने हिसाब से चलते हैं। इनके लिए मानवता, मनुष्य का जीवन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप भूल गए काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर आपने क्या वो देखे थे? तब अमरीकी क्या कर रहे थे वहां पे? अंदर तक नहीं बचाने आ रहे थे उन अफगानियों को जिन्होंने जिंदगी भर उनकी सेवा की थी और दांव पे लगा रखा था। सोई साहब, ये तो शुरुआती जानकारी है, असली विभीषिका तो हमें तब पता चलेगी जब ये वॉर रोकना होगा, क्योंकि सायरन बज चुका है और एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। और आप देखिए कि यूक्रेन मीडिया हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर फिर यूक्रेन का कंट्रोल हो चुका है, ये बड़ी खबर है। और प्लांट पर रूसी हमला हुआ था और रूसी कब्जे की खबर आई थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बार से दोबारा से यूक्रेन वहां पर काबिज हो चुका है और यह खबर यूक्रेनी मीडिया के हवाले से है। सर, ये जानना चाहूंगा, रिएक्शन देना चाहेंगे आप कि ये कैसे हुआ? अब जो है दुनिया से सिंपैथी लेने के लिए क्या गारंटी है कि ये यूक्रेनी खुद ही ना उसके अंदर लीकेज करवा दे? बताइए मुझे, ये युद्ध है, वो सच क्या है? हाँ, युद्ध है। लीकेज तो शायद ना कराएं, नहीं कराएंगे, पर जो जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार से लड़ाई में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी किसी के हाथ में कब्जा, किसी के हाथ में कब्जा, ये संभव है। ये कोई मैच तो चल नहीं रहा है, यहाँ की स्थिति जरा समझाइए कि क्या ये फेक न्यूज़ इसमें ऐड कर लीजिए एक सवाल कि सर यूक्रेन के इस रेसिस्टेंस को कैसे आप देख रहे हैं? मतलब ये चीजें आ रही हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कहीं हार रहे हैं, कहीं लूज कर रहे हैं, कहीं जीत रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? एक तो ऐसा है कि जो पूरी खबर और इंटेलिजेंस अमेरिका से उनको मिल रही है, पल पल की खबर उनको दी जा रही है, कहां पे उनके किस प्रकार के ट्रुप्स हैं, कहां कम है, कहां ज्यादा है, कहां कमजोर है। दूसरा, जो आज गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स लगा रहे हैं, उनके पास शोल्डर फायर्ड वेपन है, आरपीजी है, उनके पास जेवलिन है, स्टिंगर मिसाइल्स है, जो कि छोटी छोटी टीम में 2 या 3 आदमी कहीं भी किसी भी जगह पे जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, वहां से जाकर ठीक है। इधर से इसका रिएक्शन आ रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन बहुत मजबूत है, ग्राउंड पर स्थितियां रूस की मजबूत नजर आ रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले इस खबर के ऊपर आप सोचिए, विचार करिए कि अगर सचमुच यूक्रेन ने कब्जा किया तो उसके लिए उसने डेफिनेटली एक लड़ाई लड़ी होगी। वहां पर जो रूसी लोग हैं उनके खिलाफ हमला भी किया होगा। कोई लड़ाई की खबर तो आई? कोई खबर नहीं। इसका मतलब खबर गलत है। इस खबर की, ये यूक्रेनी मीडिया का दावा गलत है जी, क्योंकि जो अगर लड़ाई होती, कुछ आदान प्रदान होता गोलियों का और हथियार चलते एक दूसरे के खिलाफ, तो कुछ खबरें और भी आती, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई। और एक चीज की चर्चा जो नहीं हो रही है वो इस युद्ध में मानव अधिकारों की, और 12 लाख लोग अगर पलायन कर रहे हैं तो उनका जिम्मेदार कौन है? उनके मानव अधिकार है या नहीं है? और क्या युद्ध में मानव अधिकार कहीं मायने नहीं रखते? सर, ये मानव अधिकार किस चिड़िया का नाम है? इन पावर्स के लिए भारत का पार्टीशन करके गए थे ये लोग, कितने लोगों को विस्थापित किया था और कत्लेआम हुए थे, तब मानव अधिकार कहां थे? विंडम में मानव अधिकार कहां थे? कश्मीर में मानव अधिकार कहां थे? अफगानिस्तान में मानव अधिकार कहां थे? जब इराक बम किया था तब मानव अधिकार कहां थे? मानव अधिकार सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि एक गोरा मारा जाए तो मानव अधिकार हो गए, ब्राउन मरते रहे, काले मरते रहे, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। यानी युद्ध किसी मानव अधिकार को नहीं देखती है। युद्ध के मानव अधिकार, ये वो सभ्यताएं हैं जिन्होंने दुनिया में दासों का व्यापार किया है, अफीम का व्यापार किया है, कॉलोनीज बनाई हैं। लेकिन सर हम उस युग से बाहर निकल आए हैं, तो क्या हम वही एग्जांपल सेट करके बातें करेंगे और ये डिसाइड करेंगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिस मॉडर्न सोसाइटी की कल्पना की जा रही है, जिस एक आदर्श दुनिया की कल्पना की जा रही है, वो सब क्या उदाहरणों से हम खारिज कर दें? देखिए, गलती को सही नहीं बता सकते, ये बात करेक्ट है, लेकिन ये कहना कि पाश्चात्य देश जो भी चाहें करें और बाकी लोग उदार बन के रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। राजधानी कीव में फिर बजे हैं हमले के सायरन। लोगों को बंकर में जाने के दिए गए हैं निर्देश और कहा गया है कि फौरन बॉम्ब शेल्टर्स में जाएं। एक बार फिर वॉर सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि 20 से 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है, फासला रह गया है। रूसी फौजें लगातार कीव की तरफ बढ़ रही हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की है तैयारी। और अब यह जानकारी मिल रही है कि कीव में सायरन बजे हैं, वॉर सायरन बजे हैं और लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दिए गए। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यही है कि एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कीव के अंदर आर्मी के अटैक होने की, बट अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन देखी है उस हिसाब से आउटर गेयर पूरा लेयर एक तरफ से को घेर रखा है कीव को, और अंदर की तरफ उनके लड़ाकू ऑलरेडी जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर रूसी फौजें कब से हैं, ये न जाने कब से खबरें आ रही हैं, अभी तक पहुंची क्यों नहीं?
नहीं, ये एक स्ट्रेटजी का तरीका है जिसके अंदर आप फर्स्ट लेयर लगाते हैं, सेकंड लेयर लगाते हैं, थर्ड लेयर लगाते हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन इनर मोस्ट अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। इसके बावजूद हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि वहां पे रशियन फोर्सेज ऑलरेडी लैंड कर चुकी हैं और ऑलरेडी वो एक्टिव हैं। इसके अलावा मशीनरीज भी एक्टिव हैं जो कि खबरें तो ये भी आ रही थी कि CIA जो है उसकी नजर है, ड्रोन अटैक हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ। देखिए, दो बातें पहले ये सारन के बारे में बता दूं कि अगर सारन आ रहा है तो इसका मतलब एयर स्ट्राइक बहुत करीब है और लगभग वो वहां से 10 मिनट की और 15 मिनट की दूरी पे है। अगर एयर स्ट्राइक हो रही है तो अभी भी वो काफिला आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये एक कुशल रणनीति का नमूना है कि पहले आप उन इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आप डिस्ट्रॉय करिए जो आपको अवरोध पैदा कर सकते हैं। और रशिया किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि कीव में घुसने के बाद जो काफिला आ रहा है उसको कुछ भी वहां पर लोगों को मारना काटना पड़े। और बिल्कुल इससे पहले हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी बताया था कि खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही मची है, कीव का भी यही हाल है। ये दो बड़े शहर जहां पर सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं, सबसे ज्यादा विस्फोट हो रही है। लगातार TV9 भारतवर्ष पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमें समझा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, आगे क्या इसके रास्ते और कहां जाता हुआ ये पूरा युद्ध नजर आ रहा है। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे हम सब। बाल बाल बच गए। सिर्फ यही नहीं, इनके परिवार की कमाई भी। अगर इनको कुछ हो जाता तो इनके परिवार का खर्चा कैसे चलता। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। आज ही खरीदो PolicyBazaar.com। रूपा फ्रंटलाइन briefs and drawers in printed cotton spandex fabric। ये आराम का मामला है। जब से एयर कूलिंग लगवाया है, मुनाफे में बहुत फर्क आया है। तरक्की सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ अलग करने से होगी।